अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए अपने दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले किसी भी सूरत में अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ नाइस डे। वेल जनाब, कल का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन कल के दिन ने हमें बड़ा मायूस किया। हमारी पहली बड़ी खबर भी है, लेकिन बस दिल बड़ा उदास है जब भी इस किस्म का कोई वाकया होता है। और जिस तरह से कल हमने और गालम गलोच हुई है, मतलब वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली न्यूज चैनल उसको बीप के साथ चला रहे थे, बट मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, असली वाली देखी। हाँ, आपने भी असली वाली देखी होंगी। और जो वहाँ पे मंजर लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे कोई बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं या आपस में जो गली मोहल्ले में लोग लड़े होते हैं ना, ये वो वाली सिचुएशन हमें असेंबली में देखने और इंतहा कर दी। ऑपोजिशन का तो काम होता है एहतजाज करना, इसको कतई तौर पे सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब एहतजाज एक हद क्रॉस कर जाए और फिर इतना लाउड हुकूमती वुज़रा की तरफ से और अराकीन की तरफ से और फिर गालियों का तबादला और फिर बजट बुक्स एक दूसरे पे थ्रो किया जाना। मुझे भी अरमला बीइंग इन स्टेट टीवी, मैंने कोई काफी दफा पार्लियामेंट के इजलास और बजट सेशंस और ये कवर किया। इतनी हंगामा खेजी, इतनी बदतमीजी मैंने शायद पहले कभी नहीं देखी और इतना बेबस कभी स्पीकर को मैंने नहीं देखा। लेकिन अभी जो मुझे लगता है ये 2 दिन से जो हम तमाशा देख रहे हैं, ये अब हम जाहिर कर रहे हैं कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं, किस लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। तभी फिर हम कहते हैं कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं, जो हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। ऐसे ही हम सुबह सुबह लड़ना शुरू हो गए। ये हमने आगे भी लड़ना है, खैर आगे भी बताएंगे। फिल वक्त हमने एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक सोचा था जिसपे अपने प्रोग्राम के शुरू में बात करनी है, वो है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के अंदर एक तो बहुत ज्यादा आ चुकी भी है, लेकिन क्या ये हमारी जिंदगी के अंदर आसानी ला रही है या उसको मजीद मुश्किल बना रही है? जहां आसानी है वहां मुश्किल। सबसे मुश्किल बात यह है कि जब आप बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो ऑनलाइन, वो भी तो उसके बाद आपके पैसे फंस जाएं और आप बैठे हैं मुंह उठा के, अब आप बैंक जाए या क्या करें। आपका जो जिसको पेमेंट करनी है वो आपका सर खा रहा है, बैंक वाले कह रहे हैं जी इसमें तो 13-14 डेज लगेंगे आपकी ये। और ये मैं आपको बताऊं, ये सबसे क्रिटिकल सिचुएशन उस वक्त होती है जब पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। उस मतलब आखिरी दिन आपने ट्रांजैक्शन करनी है, अगले दिन ईद है, ये कोई और आगे छुट्टियां आ गई हैं और उस दिन आपका कार्ड, एटीएम कार्ड या फिर आपके पैसे फंस गए तो आप फंस गए। सो दिस इज समथिंग। अच्छा, ये आपने बात की क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग अर्ली इन द मॉर्निंग बैंकिंग करते हैं या बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन ऐप्स यूज करते हैं। तो आप जरा इस तरीके से अपनी रकूम को या अपने अकाउंट्स को मैनेज करें। कम से कम एक अकाउंट पे तो रिलाई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पता नहीं, हम किसी बैंक का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको बहुत ख्वार कर देते हैं, तो लिहाजा आप पहले एहतियात से, और अगर आपको पता है आपको कल पैसे चाहिए, आप 4 दिन पहले कोशिश करना शुरू करें कि आप पैसे निकलवा लें, ताकि सुबह सुबह आपका मूड खराब ना हो। खैर आगे बढ़ेंगे, इस पे बात करते रहेंगे। ये आगाज करते हैं आज की हेडलाइंस। कौमी असेंबली में हंगामा आराई, ऐवान मैदाने जंग बना रहा। एक दूसरे पर जाती हमलों से बात गालम गलोच तक पहुंच गई। किताबें लगने से कई लोग जख्मी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत 2 रोजा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान क़यादत आपस में बैठकर एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करे। इल्जाम तराशियों से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर खारजा की अफगान क़यादत को वार्निंग। कोरोना की तीसरी लहर कंट्रोल में। आज से बैरून मुल्क जाने वाले 40 से जायद कम उम्र अफराद को एस्ट्राजेनेका लगना शुरू हो गई। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी बताएंगी गुरुद्वारा डेरा साहब से सिख धर्म की मजहबी रसूमात के बारे में। ये क्या हुआ? PSL की बात करी, PSL की बात करी और कराची की बात करी आप। मैं दोनों भाई कराची की परफॉर्मेंस पे मुझे बहुत खुसूसी एतराजात मेरे मौजूद हैं। एक नहीं कई एतराजात हैं। लोग मुझे तनकीद भी कर रहे थे कि हर चीज को शक की निगाह से मत देखा करो, लेकिन परफॉर्मेंस को देख के इस पे हम पूरा सेगमेंट करेंगे। इस बात पे मुझे भी इतराज है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब तो नहीं ना, अब कौमी असेंबली की बात करने से। बजट पे बहस जारी है पिछले 2 दिन से कौमी असेंबली में, और जो हो रहा है वो पता नहीं क्यों हो रहा है। खैर शायद होने के लिए ही ये सब कुछ हुआ था, और इतने बुरे हालात। खैर इंतहाई काबिल अफसोस है गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुंतखब अरकान ने असम्बली का जो रवैया है, जैसा कि हमने बताया, इंतहाई गैर मुनासिब रहा। ये लोग करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और इन अरकान असम्बली ने अवान का एहतराम कल भुला दिया। विफाक, पंजाब, सिंध के बजट इजलासों में भी जो सूरत हाल देखने में आई है, इस पर जितना भी अफसोस किया जाएगा
बिल्कुल, अरकान असम्बली अदम बर्दाश्त का शिकार नजर आ रहे थे। सियासी तलखियां, हुल्लड़बाजी, गालम गलोच के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। हाँ, हम कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की असेंबलीज में इस तरह से होते हैं मामला, कुर्सियां फेंकी जाती हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, थप्पड़ों का भी तबादला होता है, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तो ये सूरत हाल बिल्कुल हमें अजीबो गरीब नजर आ रही है। पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम तरीन इदारा होता है। अरकान असम्बली की जानिब से इसका तकद्दुस मुसलसल पामाल किया जा रहा है। मुंतखब अरकान असम्बली एक दूसरे के खिलाफ गैर मुनासिब जबान भी इस्तेमाल करते हैं, और कल हमने इसका तमाशा देखा कौमी असम्बली में कि ना वजीर आजम को तकरीर करने की इजाजत है, ना ही अपोजिशन लीडर खिताब कर सकता है। 2 दिन हो गए हैं कौमी असम्बली का ऐवान मछली मंडी बना हुआ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खिताब का मौका नहीं दिया जा रहा था, और जिस तरह से उन्होंने खिताब किया, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि मुल्की तारीख में पहली बार बजट इजलास में अपोजिशन की बजाय हुकूमती अरकान की जानिब से ऐवान का माहौल खराब किया जा रहा था। दैट वाज सो सरप्राइजिंग। मतलब इस पे बंदा हंसे के मातम करे कि हुकूमती अरकान कहाँ इतने लाउड होते हैं, हुकूमतें कहाँ इतनी लाउड होती हैं जितनी भी, और ओपोजिशन का तो काम होता है कि वो जज्बात दिलाए और हुकूमत से गलतियां करवाए। अरकान की जानिब से सीटियां लेके लोग आए हुए थे, गालम गलोच, नाजेबा अलकाब, और खास तौर पे जो हमारे कंपैरेटिवली जो यंगर पार्लियामेंटेरियंस थे वो तो काबू नहीं आ रहे थे। मुराद सईद साहब तो डाइस के ऊपर चढ़ गए, और इस ऐवान को मुअज़्ज़िज़ ऐवान कहा जाता है, इन मेंबरान को मुअज़्ज़िज़ मेंबरान कहा जाता है, ऑनरेबल मेंबर्स कहा जाता है। आई एम अमेज़्ड कि ये कैसे हो गया। खैर, गुज़िश्ता रोज जो हंगामा आ रही है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून रुकन असम्बली हैं उन समेत 2 अरकान जख्मी भी हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अरकान को बार बार सब्र की तलकीन तो करते रहे, सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर मैं कहूँ कि कल मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आए स्पीकर नेशनल असम्बली तो गलत नहीं होगा। आज भी कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे हो रहा है, सो अगर आप ये वाली रेसलिंग दोबारा देखना चाहते हैं, हमारी दुआ है कि ना हो, लेकिन आप दोबारा भी देख सकते हैं। अब तो कुछ ऐसा ही लगता है। फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, ये भी एक यंग पार्लियामेंटेरियन है, पहली दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर आए हैं। इनके कई साथी जो पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आए, उनकी तरफ से जो कल हमने माहौल देखा, हमजा रेड्डी से बात कर लेते हैं। फरूख भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया जी। कतई तौर पे एक्सपेक्ट नहीं किया हमने, और आपके सभी जो चाहने वाले हैं तहरीक इंसाफ के, जो लोग आपके हामी हैं, एक पढ़ी लिखी जमात, कंपैरेटिवली नौजवान लोगों पर मुश्तमिल जमात, और ऐसी जमात जो कि तब्दीली का नारा लगा के आई, और तब्दीली हमें रवैयों में फरूख हबीब साहब चाहिए थी। आपको मालूम है निज़ाम बदलने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन ये वो काम है जो खुद से किया जा सकता था, यानी कि हर शख्स अपने आप को एक मिसाल के तौर पर पेश करता। कल क्या किया आपने, हुकूमत ने क्या किया? कल अपोजिशन ने तो जो किया सो किया, आपने क्या किया? नहीं, देखें, बात यह है कि हुकूमत करने का ये मामला नहीं है, हर चीज का एक पस मंजर होता है, वो मैं आपको बयान किए देता हूँ। देखें, मामला ये है कि कौमी असम्बली के अंदर डे 1 से इनकी ये स्ट्रेटजी रही। जिस दिन वजीर आजम साहब मुंतखब हुए हैं, इन्होंने वजीर आजम साहब को तकरीर नहीं करने दी, और मैं अब आपके सामने फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जितने बाइकआउट जो है वो इस ऑपोजिशन ने किए हैं, और बेबुनियाद किए हैं असम्बली के इजलासों के, जितनी हुल्लड़बाजियां, जितने शोर मचाना किया है इन्होंने, वो शायद असम्बली की तारीख में पहले कभी ना हुआ हो। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखे देता हूँ कि ये सिर्फ एहतजाज या नारेबाजी ठीक है, अपोजिशन करे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये नहीं होता कि अपोजिशन के अरकान आकर हुकूमती बेंचों के ऊपर सामने आकर गालियां दे मुंह के ऊपर और इश्तियाल दिलवाएं। हमने एक बार नहीं, हमने बारहा जो है वो रोका, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि शायद हकान अब्बासी आ रहे हैं उठ के, वो कान में कह के जा रहे काम को और तेज करो और गालियां निकालो। उनके चीफ विप खड़े हैं मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, वो खड़े हैं, उनको 20 बार कहा। और जो अली गौहर बलोच जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे थे कल वहां पर, जिस किस्म के वो नारे लगवा रहे थे, और पूरी जमात उन नारों का, उन गालियों का जवाब दे रही, वो जो गालियां दे रहे थे वो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। तो जब आप ये काम करेंगे, आप इश्तियाल दिलवाएंगे, और आपने किया आपकी बात दुरुस्त है, ये दोनों तरफ से हुआ। देखें, नहीं, दोनों तरफ से, लेकिन मेरा सवाल ये है, मुकम्मल कर, एक मिनट सुन लें। देखें, ये दोनों तरफ का मामला नहीं है। मैं अपना आपको बता देता हूँ कि हमारी साइड से जो आप एक जो पहला वाकया रोहिल असगर साहब वाला, उसमें मैं जरा बाद में आता हूँ। जो मामला यहाँ पर है, यहाँ पर हमने एक पोजीशन ली कि ऑपोजिशन जो है वो हमेशा हर बजट पर, हर इजलास पर हमारे साथ जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का इजलास होता है, जिसमें ऑपोजिशन हुकूमती अरकान होते हैं, तय होता है कि इजलास किस तरीके से होगा, कौन कौन बात करेगा। वो जब हम जो चीज तय करते हैं उससे ये मुकर जाते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं। इस बार भी, कल भी हम इनके साथ बैठ के हमने कहा कि आप आए, हमें लिख के दें आप कि यहाँ पर जो है वो वजीर आजम साहब भी जब आएंगे, तकरीर करेंगे, तो फिर आप उनकी तकरीर सुनेंगे।
आपने जो एतराज करने, जितनी सख्त से सख्त तनकीद करनी है आप करें, सही। मुहज़्ज़ब अंदाज से करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये हमेशा अपने लिखे हुए से पीछे हट जाते हैं। हमने सिर्फ इस मैं सवाल कर लूं? वजह से शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान एहतजाजन इनके रवैयों के खिलाफ जो है वो हमने कहा था कि फिर हमें इन्हें तकरीर नहीं करने देंगे। अब मेरा सवाल इसमें फारूक हबीब साहब ये है कि आपको मालूम है कि जब भी जॉइंट सेशंस होते हैं या बजट सेशंस होते हैं, मैंने कई सेशंस आपके आने से पहले मैं बात करता कवर किए हैं, मुख्तलिफ अदवार में कवर किए हैं, तो उसमें होता ये है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया बैठा होता है, जो ऊपर पार्लियामेंट जो प्रेस गैलरी होती है पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा होता है, मुबस्सिरीन आए होते हैं। जिस भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने सर आज लिखा है ना, उसने ये नहीं लिखा कि तहरीक इंसाफ ने ये किया या नून लीग ने ये किया, उसने लिखा पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये हुआ। तो बदनाम सर वो इदारा हुआ जो पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है, नंबर 1। उस इदारे के कस्टोडियन आपकी जमात के स्पीकर है जो कि कहते हैं कि मैं गैर जानिबदार हूं, जो कि नाकाम हुए उसका माहौल बरकरार रखने में। और फिर ओबियसली बीइंग गवर्नमेंट आपका ज्यादा किरदार इसलिए बनता है क्योंकि आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। कोई भी गवर्नमेंट होती उस पर जिम्मेदारी ज्यादा होती। जो हो गया वो तो हो गया, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे बढ़ के अब क्या कोई मैकेनिज्म बन पा रहा है जिसके बायस आज का इजलास उस किस्म की मुश्किलात का शिकार ना हो? इसमें मजीद पेशरफ्त क्या है, क्योंकि ये तो अब मामूल बन गया है कि वो भी नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं बोलेंगे, पता नहीं कौन बोलेगा। देखिए मैं मैकेनिज्म की तरफ भी आ रहा हूँ। देखिए मामला ये है कि इस कौमी असम्बली से हमने 110 कवानीन पास करवाए हैं। ये वो कवानीन है जो अभी हमारे 3 साल मुकम्मल नहीं हुए कौमी असम्बली को। हमने पौने 3 साल में 110 कवानीन पास करवाए। इनका मामला ये है कि उन कवानीन को कुछ बिल्स ऐसे थे जो 2019 के असम्बली में ले हुए, फिर स्टैंडिंग कमेटियों की रिपोर्ट आती है पास होके, उनको भी साल 1.5 साल हो गया था। अब ऑपोजिशन ना उन बिल्स को पढ़ रही थी, ना उनमें पार्टिसिपेट कर रही थी, कोई दिलचस्पी का इनका इजहार नहीं कानून साजी के अंदर। इनका सिर्फ और सिर्फ ईवान का माहौल खराब करने के ऊपर जो है वो, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक ही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कौमी असम्बली जो है वो तन साजी, पहलवान साजी का अखाड़ा नहीं है, कानून साजी के लिए बनाई गई है। हम कानून साजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम वहां पर ऐसे बिल्स लेकर आ रहे हैं जो इंतहाई अहमियत की नौयत के बिल्स थे, जिनसे डायरेक्टली पब्लिक के बहुत सारे मामला जो है वो रुके हुए थे। इन बिल्स पास होने से वो हुए। अब इनको ये नजर आ रहा था कि ये इन्होंने कानून साजी का अमल भी चला लिया है और असम्बली भी काम कर रही है, तो किसी तरीके से इसका माहौल खराब किया जाए। और आप ये देखें फिर टारगेट करके जो हमारी खातून रुकन है मलिका बुखारी, उनके ऊपर बजट की सबसे पहले काम कहां से शुरू हुआ? गालियां तो गालियां उनके ऊपर बुक मारी गई जो उनकी आंख पे लगी। जो उनकी बाईं आंख है वो, उसका कॉर्निया जो है वो उनका जो है वो इफेक्ट हुआ है उससे। और मेरे पास वो डॉक्टर की रिपोर्ट भी पड़ी है कि वो जख्मी है उनकी आंख जो। सही। और एक खातून असम्बली के साथ ये काम किया गया है, उसके ऊपर कोई इनको नदामत नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई इन्होंने जो है हमारा सवाल अभी तक वहीं पे, हमारा सवाल अभी तक मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे। देखिए मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ। देखिए मामला फिर चलता कहाँ से? मामला चलता यहाँ से है कि जब स्पीकर साहब ने 20 बार कौमी असम्बली के स्पीकर ने इनको अप्रोच किया है और उनको ये है कि सबसे ज्यादा बोलने का टाइम भी अपोजिशन को दिया। आप कहते हैं ना हमारी जमात से हैं, लेकिन जब आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस बन जाते हैं तो फिर एक फर्क भाई मैं आपको बात बताऊं, आपको भी मालूम हो गई है क्योंकि आप एक बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं और आपकी बड़ी जद्दोजहद है इस तक पहुंचने में, और हमें अच्छा भी लगता है जब आप जैसे कारकुनान अच्छी जगहों पे पहुंचते हैं, वजीर बनते हैं। लेकिन आपके जो स्पीकर साहब हैं, मेरा सवाल उन पे ये है कि ये पहले इतनी मोबाइल फोन की फुटेजेस कभी नहीं आती थी असेंबली में। सिग्नल्स तो आपको पता है वैसे ही नहीं आते, मोबाइल फोन्स तक अलाउड नहीं होते थे, और ऐसे कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंटेरियंस फुटेजेस बना के लीक करें। ये मुसलसल नाकामी हो रही है हाउस को मैनेज करने में। इतनी ज्यादा अगर हंगामे झगड़े हो भी जाते थे तो इतनी फुटेजेस बाहर नहीं आती थी। कल तो मुझे लगता है सभी मोबाइल उठा के बना रहे थे और फुटेजेस बाहर आ रही थी, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है फारूक साहब। देखिए उन्होंने अपना अल्टीमेटली जो ईवान के तकद्दुस को इंश्योर बनाने के लिए जो इकदाम हैं वो इकदाम तो जरूर लेंगे। उन्होंने सार्जेंट डांस भी वहां पर खड़े किए ताकि किसी किस्म का भी जो है वो लड़ाई झगड़े को वहां पर रोका जा सके। वो उसके ऊपर उनका कल ट्वीट भी आया, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन भी ले लिया और जो लोग भी इसमें मुलव्वस होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। मैं भी ये समझ रहा हूँ ताकि ईवान का तकद्दुस जो है वो बहाल किया अच्छा, दो लोग इसमें हमें बड़े वाजे नजर आ रहे हैं आपके कुलीग्स, एक तो अली नवाज अवान साहब और एक मुराद सईद साहब। तो जैसे कि कल स्पीकर साहब ने कहा है कि उनको ईवान में नहीं आने दिया जाएगा, तो क्या ये दो अरकान नहीं आएंगे? एक मिनट देखें, बात ये है कि हम फिर कहते हैं ना, हम चाहते हैं आप लोगों से, हमने आपकी भी स्ट्रगल देखी हुई है, आप भी जो है वो बहुत मेहनत की, आपने भी मीडिया में आगे आने के लिए अपना नाम बनाया आपने भी।
देखिए मामला ये, तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख भी सामने आना चाहिए। जो शेख रोहेल असगर हैं, आप कभी अमूमन अरकान असम्बली के पास आए तो बैठे, जब मामूल का इजलास चल रहा होता है ना, मामूल का भी, तो ये अपनी सीट से भी बैठ के जो है वो इस किस्म की मुग़लज़ात बयान फरमा रहे होते हैं कि मैं उन जबान पे नहीं ला सकता। अभी हालिया दिनों में जब प्राइम मिनिस्टर का जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जिस किस्म की जबान उन्होंने इस्तेमाल की, वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा जब वहां पर कल फिर उन्होंने वही जबान दोहराई, तो भाई आपका और मेरा रिस्पांस का लेवल जब मुझे और आपको ये बात फरूख साहब पता है कि ऐसे लोग ऐवान का माहौल खराब करते हैं, चाहे वो रोहेल असगर साहब हैं, चाहे वो मुराद सईद, जब हमें पता है तो स्पीकर साहब क्यों ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंट इजलासों में आने देते हैं? उनका इस्तेकात है कि वो रुके। देखें, एक मिनट, आप मुराद सईद की वोट वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले मुराद सईद ने बारहा रोकने की उन्होंने कोशिश की। इवन जब वो डाइस के ऊपर भी थे, उस वक्त भी जब बुक्स चल रही थी, अगर आप उनकी पूरी फुटेज देखें तो पहले वो हाथ उठाकर इस तरीके से रोक रहे थे। मैं वहां पर मौजूद था, मैं आखिरी वक्त तक जो है वो दोनों जानिब से जो है मैं ये रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप इस काम को रोकें। आप वो फुटेज देख रहे, जब मुराद सईद को भी आगे बुक लगी और जब उसने देखा कि हमारी खातून भी जख्मी हो गई है, तो फिर मुझे ये बताएं कि जब खातून जख्मी हो गई हमारी, तो फिर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप कोई कदम लेते हैं तो फिर उसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई हमलावर हो गया। तो वो पूरी फुटेजेस मौजूद हैं। आप और मुराद सईद दोनों आईएसएफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं इनफैक्ट, तो हमें ऐसे ही लगा कि जैसे आईएसएफ और किसी दूसरी जमात की स्टूडेंट फेडरेशन का झगड़ा हो गया कॉलेज में। यकीन माने ऐसे मनाज़िर नहीं होने चाहिए थे। आगे की बात करिए। आज के इजलास की बात रही है। अच्छा फरूख साहब, अब आज के इजलास की बात कर लेते हैं कि आज के इजलास में भी हमें क्या यही हुल्लड़बाजी, यही गालम गलोच देखने को मिलेगा? क्योंकि कल वही बात जिससे इमरान ने की कि इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से इसको कवर किया, जिस तरह से आर्टिकल्स आए, बदनामी तो एट द एंड ऑफ द पाकिस्तान की हुई। तो हमें आज भी क्या यही सब होगा, या हम गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सबर, कुछ मैकेनिज्म, कुछ स्ट्रैटेजी का हमें मुजाहरा देखने को मिलेगा? देखें, हुकूमत की जानिब से पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ। आप ये देखें कि अगर आप पूरी तारीख को उठा के देखें ना, होता ये है कि मॉडल टाउन में वाकया हो जाए, पूरी जमात नजर आ जाती है। गुजरांवाला से हमारा लॉन्ग मार्च जा रहा हो तो बिल्लू भट्ट, भूमि भट्ट आ जाते हैं। मुल्तान में शाह महमूद साहब के घर पे हमला हो जाता है, कभी गुल्लू भट्ट नजर आते हैं। ये बहुत सारी, मैं जब ये कहता हूँ कि पूरी नैब पेशी पे जाए तो वहां पथराव शुरू हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाए वहां पर हमले हो जाते हैं। और इनसे बचा कौन है? ना मीडिया बचा है, ना जजेस बचे हैं इनकी जुबान से, या इनके हाथों से, या इनकी गोलियों से। ये एक पूरा एक इनका माइंड सेट है। बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं आपको कह रहा हूँ, हल क्या है फरूख साहब? हमने जो बात सुन, मैं हल बताता हूँ। देखें, हमने जो है वो स्पीकर साहब ने, फखर अमाम साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इस कौमी असम्बली के वो स्पीकर रह चुके हैं, और मेरे ख्याल में कभी उन्होंने किसी अरकान असम्बली को शायद एहतराम के अलावा उफ तक भी ना कहा हो। सही। उन जैसे शख्स के ऊपर मुश्तमिल स्पीकर साहब ने जिम्मेदारी लगाई कि आप इनके साथ जो है वो बातचीत करें, चाहे वो कानून साजी हो, चाहे वो अवान के मामला को आगे चलाने के लिए मामला हो, ये उनके साथ भी बैठने को तैयार। जब आप एक एजेंडे के ऊपर हो, जब आपका एजेंडा जो है वो डिस्ट्रक्शन हो, अवान की कार्रवाई को ना चलने दिया जाए, तो फिर आप जितनी मर्जी बैठ के बातचीत कर ले। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि मीडिया को भी गवाह बनाया जाए। मैं अब ये चाहता हूँ, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मीडिया को भी इस चीज का गवाह बनाया जाए कि जिस नतीजे पे हम इनके साथ पहुंचते हैं, जिस बात को हम ये तय करें, फिर हम उस डॉक्यूमेंट को भी पब्लिक करें कि ये चीजें तय हुई थी, ताकि कल को आपको पता हो कि ये अब करें या बाद में करें, वायलेशन कहां से हुई। हम तो उस वक्त से बीइंग पॉलिटिकल साइंस के, फारूक हबीब साहब, बीइंग पॉलिटिकल साइंस के एक अदना से तालिब इल्म होने के नाते और पाकिस्तान की तारीख पढ़ने के बाद, मैं तो सच्ची बताऊं, हम उस दिन से डरते हैं जब ना हुकूमत रहे ना अपोजिशन रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मिल के बैठ के कर लें तो ज्यादा बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। आप लोग हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, हमारी उम्मीदें आप लोगों से हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, लेकिन अवाम ने आपको मुंतखब करके भेजा है। तो अल्लाह करे कि ये मामला हल हो, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट बतौर बड़ा भाई, बतौर कस्टोडियन होने के ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करे, और अपोजिशन भी अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहिरा करे, मसला हल हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमसे बात की। बड़ा दुखी है, इसलिए हम थोड़े से दुखी सवाल भी कर रहे थे, और कतन इसका ये मकसद नहीं है कि हम यहाँ पे अपोजिशन पे तनकीद करें या हुकूमत पे तनकीद करें। इदारे का क्या हाल हो रहा है, सबसे मोहतरम हमारा इदारा है जहाँ पे हमारी कौम के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, और उसमें जब गालम गलोच होगी, जब वो कॉपियां एक दूसरे पे फेंकी जाएंगी, खवातीन जख्मी होंगी, तो दुनिया कैसे देखेगी? आज का इंटरनेशनल मीडिया आप उठा के देख लीजिए। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब बात करेंगे कोरोना वबा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह बाद कोरोना के मस्बत केसेस कम होकर 1000 तक पहुंच गए। गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदियों में भी नरमी करने का सिलसिला जारी है। ताहम वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ इतलात ये सामने आ रही हैं कि कराची और लाहौर के 2 बड़े सेंटर्स में वैक्सीन की किल्लत बताई जा रही है, जिससे वैक्सीनेशन मुहिम मुअत्तल होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कराची एक्सपो सेंटर में चीनी वैक्सीन की किल्लत बताई जा रही है, जबकि बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है। और हुकाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की जो फराहमी है उसमें रुकावट पैदा हुई है। मेरी जाती इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में भी ये कमी कल देखी गई है। बहुत सारे लोग ऐसे जो वैक्सीन लगवाने के लिए गए, उनको ये कमी सामना इसका करना पड़ा, खुद मुझे मालूम है। लाहौर में वैक्सीन की किल्लत के बायस वैक्सीनेशन मुहिम तातुल का शिकार है, जैसा कि आपको बताया हमने। ताहम जो सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका यह दावा है कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, डोजेस मौजूद हैं। मामूली ताखीर से उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 वैक्सीन के हवाले से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि रूस से हम इस हवाले से बात कर रहे हैं और रूस ने स्पुतनिक 5 की 50 लाख डोजेज जल्द फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई है। इस वक्त मुल्क में हज़ारों की तादाद में कोरोना वैक्सीन ज़ाया होने का इंकशाफ भी सामने आया है। ज़राए के मुताबिक वैक्सीन की सबसे ज़्यादा 1518 डोजेज सिंध में ज़ाया हुई हैं। पंजाब में भी इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1059 और 801 डोजेज खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया हुई हैं। बलूचिस्तान में 404 डोजेज़ के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस्लामाबाद में 137 और कश्मीर में 114 डोजेज़ ऐसी हैं, जबकि जीबी में भी 95 वैक्सीन डोजेज़ के ज़ाया होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन खत्म होगी हमारे पास? जी बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त भी जो है हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन वैक्सीन जो है वो रिजर्व में मौजूद है और इस वीकेंड के ऊपर मजीद कंसाइनमेंट्स जो है वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है, मगर हाँ चूंकि अब आपको पता है कि वैक्सीनेशन को कर दिया गया है, वॉक इन वैक्सीनेशन कर दी है, इसलिए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेंटर के ऊपर कितने लोग एक दिन में आएंगे। तो होता ये कि कुछ सेंटर्स के ऊपर ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर फिर वैक्सीन उस वक्त शॉर्ट हो जाती है, मगर वो चूंकि रिजर्व में मौजूद होती है दूसरे सेंटर्स पे जहां कम रश होता है वहां से फिर उसको रीलोकेट किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। शॉर्टेज किसी किस्म की भी नहीं है, वाफी मिकदार में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, कराची के हवाले से कुछ कहा जा रहा है कि सिंध ये दावा करे कि जी वफाक की जानिब से वैक्सीन के हवाले से कुछ हमें रोका गया है या उस तरह से खत्म हुई है, तो उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा जो कराची एक्सपो सेंटर में मामला हुआ है। देखिए जी, वैक्सीन जो है वो जिस तरह सूबे डिमांड करते हैं, रोज सुबह एनसीओसी की मीटिंग होती है और उसके अंदर प्रोविंसेस के नुमाइंदे शामिल होते हैं। वो जिस तरह अपनी डिमांड्स भेजते हैं उनको वैक्सीन डिस्पैच कर दी जाती है। आज भी सिंध की तरफ तकरीबन 1 लाख डोजेस जो हैं वो डिस्पैच रात को की गई थी, वो आज सुबह वहां पहुंच जाएंगी। 70,000 मजीद डोजेस पंजाब को डिस्पैच की गई थी। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है, जो जैसे जैसे सूबे अपनी डिमांड भेजते हैं उन तक अभी कोई नंबर्स हैं हमारे पास, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? हुकूमत के पास कोई नंबर्स हैं? और दूसरा ये कि जो आप कह रही हैं वीकेंड के ऊपर हमारे पास वैक्सीन आ रही हैं, ये कौन सी और कहां से आ रही हैं? ये जो हम लोगों ने चाइना के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो भी हमारे पास अब इस वक्त हम वैरायटी ऑफ वैक्सीन हैं जो हम लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें साइनोवैक भी है, साइनोफार्म भी है, एस्ट्राजेनेका भी आ रही है, फाइजर भी हमें कोवैक्स के थ्रू मिल गई है। तो इस वक्त मल्टीपल वैक्सीन जो हैं और उनके डिफरेंट कंसाइनमेंट्स जो है, कैंसिनो बायो है, तो ये दफ्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ एग्रीमेंट के मुताबिक वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच रही हैं। जी ठीक है, ये फाइजर आम लोगों को क्यों नहीं लग रही? अभी सब लोग हम हमारे समेत फाइजर इसलिए लगवाना चाहते हैं कि उसकी एफ ज्यादा है और ट्रैवलिंग के हवाले से भी ट्रैवलिंग के हवाले से भी लोगों के बहुत से मसाइल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि ये फाइजर हमें नहीं मिल रही, कहाँ से मिलेगी? तो जरा ये कंफ्यूजन तो क्लियर कीजिए डॉक्टर साहब। जी देखिए, इस वक्त जो हमारे पास ये 1 लाख डोजेस जो कि 50,000 लोगों के लिए होती हैं, वो हमारे पास जो है कोवैक्स की फैसिलिटी के थ्रू पहुंची हैं। अच्छा। और उनके साथ हमारी एग्रीमेंट यही थी कि हम ये जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिसके अंदर कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिसके अंदर लिवर और किडनी के जो सीरियस पेशेंट्स हैं, या जो स्टीरॉइड्स के ऊपर हैं, या जो किसी वजह से भी जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, ये डोजेस उनके लिए इस्तेमाल होंगी।
और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिवाय सऊदी अरेबिया की दुनिया के कोई मुल्क भी जो है वो फाइजर वैक्सीन की डिमांड नहीं कर रहा कि आपको फाइजर वैक्सीन लगी होगी तो तभी आप एंटर हो सकते हैं। आप किसी मुल्क में भी दुनिया के ट्रेवल कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास कोविड नेगेटिव का टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। और दूसरा ये कि वहां जाके आपको क्वारंटीन जो मैंडेटरी है वो करना पड़ेगा। वैक्सीन से ये सहूलत जरूर हो जाएगी कि वहां फिर आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, मगर आपकी ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन वैक्सीन की वजह से नहीं है और ना ही आप मतलब किसी मुल्क में जाने से आपको इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फाइजर के हवाले से, क्योंकि आपने कहा जिस तरह से जिन लोगों को कोई इशू है या उनकी हेल्थ रिस्क है उसके हवाले से आप फाइजर, क्या एक्सपेक्टेड है कि फाइजर की और डोजेस भी आएंगी? और फिर जो जिन शहरियों को इस हवाले से कंसर्न था या मिसकंसेप्शन था कि हमें फाइजर लगवानी है, इसकी एफिकेसी ज्यादा है, तो उनके भी हवाले से बताइएगा। जी देखिए, ट्रैवलिंग के लिए तो एस्ट्राजेनेका भी जो है वो एक्सेप्टेबल है तमाम यूरोपियन कंट्रीज में, और अमेरिका में तो एस्ट्राजेनेका तो ट्रैवलर्स को लगनी शुरू हो गई है कल से। 18 साल से बड़ी उम्र के वो लोग जिनके पास वर्क परमिट्स मौजूद हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं अपनी जॉब्स के लिए, उनको तो लगनी शुरू हो गई है जी। तो बाकी तो अब आप जो कि अब गवर्नमेंट को ये अब वो स्टेज आ गई है जिस को कुछ लोग फोर्स ही कर रहे थे, और चूंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंगेज नहीं किया था उस तरीके से, हुकूमत का पहले प्लान था, फिर क्योंकि सरकारी सतह पे ही वैक्सीनेशन हो रही है, तो अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद अब वैक्सीनेशन करवाना शुरू हो गई है और हमारी माशाल्लाह आबादी तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको लगता है कि कहीं प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा हुकूमत को, ताकि लोग वहाँ से जाके चाहे वो पैसों की करवाएं लेकिन करवा लें वैक्सीनेशन? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को तो गवर्नमेंट ने डे 1 से बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया। उनके लिए जो प्रोसीजर था इस वैक्सीन को बाहर से मंगवाने का, उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया था। बहुत सारे स्टेप्स जो हैं उनको शॉर्टन कर दिया गया था कि वो सहूलत के साथ मंगवा सके। मगर इस वक्त दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा इशू है, चूंकि प्राइवेट सेक्टर स्मॉल क्वांटिटीज में मंगाता है और वो मिडिल मैन के थ्रू मंगवाता है, तो उनके अपने इश्यूज थे। और इस वक्त गवर्नमेंट के पास चूंकि वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है, और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी प्लानिंग जो है कि 2021 के आखिर तक हमने 7 करोड़ लोगों को लगाना है, उसके मुताबिक हमारी तमाम वैक्सीन पाइपलाइन में है और मैं समझती हूं कि आपको प्राइवेट सेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें, अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी, और कुछ इत्तलात जो हमने अपने इंट्रो में भी शेयर की थी कि वैक्सीन की किल्लत के हवाले से आ रही थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि किल्लत नहीं है, अलबत्ता किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे लोड ज्यादा है, लोगों की ज्यादा तादाद में आती है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। कल वैसे सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाँ पे किल्लत है। एक लिहाज से अच्छी बात यह है कि लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन ये इस ट्रेंड से कुछ लोग डिस्करेज भी हो सकते हैं, जो कि जारी बात है, कुछ लोग ज्यादा एजेड होते हैं, वो बार बार नहीं जा सकते, फिर टाइम मैनेज करके लोग ऑफिसेज वगैरह से जाते हैं, तो बेहतर है कि इसकी फरहमी यकीनी बनाई जाए और आप लोग भी वैक्सीनेशन करवाएं और सेफ रहें। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते हैं एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कहना चाहिए कि था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। नहीं, इंतजार नहीं था, पेट्रोल महंगा हुआ, इस पे हमने बात करनी है। वफाकी हुकूमत के अवाम दोस्त बजट के असरात आना शुरू हो गए हैं, ये हमने तंज किया है। वैसे कोई असरात नहीं है। वफाकी गवर्नमेंट जो है वो बजट में अवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे करी थी, लेकिन बजट के 3 दिन के बाद, जी हाँ 3 दिन के बाद, जब बजट पे बहस जारी है अवाम में, पेट्रोल बम गिर गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। कल हमने अली मोहम्मद खान साहब से बात की थी, उनसे पूछा था कि क्या ऐसा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर आज़म नहीं बढ़ाएंगे। खैर, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की अगर बात करें तो 4 रुपये 20 पैसे बढ़ाने की सिफारिश की थी, ताम गवर्नमेंट ने आवाम का एहसास करते हुए, मेहरबानी करते हुए 2 रुपये आज से पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे, और जो लाइट डीजल है 2 रुपये 3 पैसे, हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 79 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपये 89 पैसे सस्ता नहीं फी लीटर महंगा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के बाद वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया और जवाब बताया कि दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है और भारत में एक माह में 17 बार कीमतों में इजाफा है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीनों से हमने कोई इजाफा नहीं किया था, तो अब हमें ये खतरा लग रहा है कि जैसे मौशी माहिरीन कह रहे हैं कि बजट में रखी गई पेट्रोलियम
मारियम जलीवी के जो 610 अरब रुपए हासिल करने के लिए गवर्नमेंट 25 से 30 रुपए तक पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। माशाल्लाह। और इसी सूरत हाल पे आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस पे क्या राय रखते हैं। ये एक तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं और सुबह खैर भी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमें मालूम है, जब भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो आम आदमी की ज़िंदगी पर ओबियसली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, फिर अल्टीमेटली जो कमोडिटीज होती है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये फ़ौरन ही हुकूमत ने कर दिया, मतलब थोड़ा सा रोका भी जा सकता था, थोड़ा सा आवाम को हौसला भी दिया जा सकता था। 3 दिन पहले कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। दो के शौकत तरीन साहब की एक अच्छी बात हमें ये लग रही है कि बड़ी क्लियर बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये करना है, ये करना पड़ेगा, इससे बगैर नहीं होगा। लेकिन ओबियसली हुकूमत ने हुकूमती स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, तो एकदम से ही हो गया ये फिर दोबारा। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी वो जो बजट वाली लेवी है उसके सिलसिले में बड़ा है। जो कीमतें आज है, आज $74 पर बैरल चली गई है कीमत, तो ये कीमतें तो 15-20 दिन के बाद एप्लीकेबल होंगी जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रहा होगा। तो अभी तो जो पिछली कीमतों में इजाफा हुआ उसको कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है। तो और इसीलिए ये सिर्फ 2 से ₹2.5 की रेंज में बढ़ा है, वरना ये ज्यादा बढ़ने की तवक्को थी क्योंकि कीमतें जो है वो तकरीबन डबल। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो एक टेक्निकल एंगल है जो शायद ओबियसली आप जैसे एक्सपर्ट्स को पता है या हमें समाओ न्यूज़ में रहने की वजह से पता हो। आम आदमी को तो यही लगता है कि जी 3 दिन पहले KSE के कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर होगी। आम आदमी तो ये कह रहा होगा। वो तो हम भी आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे बजट के बाद, जब आप पूछ रहे थे कि बजट में जी तो कौन सी चीज जो है वो महंगी होगी या आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जिस तेजी के साथ कीमतें जा रही हैं, हुकूमत के पास क्वेश्चन नहीं होगा कि ज्यादा देर इन कीमतों को रोके रखे। और अगर ज्यादा देर इसको रोके रहता तो फिर वो जो उसका एनर्जी सर्कुलर डेट था, न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बल्कि ये पेट्रोलियम और डीजल पे भी सब्सिडी देना वो मुश्किल हो जाता हुकूमत के लिए। इसका एक ही सोल्यूशन है, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि वो लोग जो कि पेट्रोल या डीजल की फुल कीमत अफोर्ड कर सकते हैं वो पूरी कीमत है। और वो लोग, यानी मैं आज भी ये कहूँगा कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं, जो चिंची वाले हैं, जो आपके 3 व्हीलर वाले हैं, तो उनके लिए पेट्रोल की कीमतें जो है उनको किस तरीके से मेंटेन करना है। ये बड़ा अच्छा आइडिया वैसे, ये उनको डायरेक्ट सब्सिडी कैसे देनी है। देखिए, अगर अक्रॉस द बोर्ड सबको सब्सिडी दी जाती है तो फायदा तो बड़ी गाड़ी वाला उठा लेते हैं। डॉक्टर साहब ये आप चूंकि हिस्सा हैं जो फाइनेंशियल टीम है और आपकी मुशावरत भी होती है, ये ऐसा मशवरा दिया है या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है? अगर है तो ये कैसे हो सकता है कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं, चिंची रिक्शाज वाले हैं, उनके लिए पेट्रोल कम कीमत पे दस्तयाब हो और जो बड़ी गाड़ी वाले हैं या गाड़ियों वाले हैं उनके लिए ज़्यादा पैसों पे हो या पूरे पैसों पे हो? तजवीज़ है? देखो, उस पर डिस्कशन चल रही है कि आपके चूंकि CNIC के अगेंस्ट मोटर बाइक रजिस्टर्ड होगी या स्कूटर या रिक्शा जो है वो CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होगा, तो किसी तरीके से उनको डायरेक्ट टारगेटेड जो कैश ग्रांट है वो दी जा सके ताकि बाकी लोग जो है उनको जो भी एक फेयर मार्केट प्राइस से अफोर्ड कर सकते हैं उनको देनी चाहिए। सही। तो अगर एक बंदा प्राडो चला रहा है तो उसका तो एक दिन का जो पेट्रोल चलेगा वो मोटर बाइक वाले के पूरे महीने की कंजम्पशन है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ मोटर बाइक वाले को बचाने के लिए अगर ओवरऑल पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाएंगे, अभी तो वो यही ना बराबर ही चल रहा है, प्राडो वाला और बाइक वाला बेचारा एक ही कीमत पे ले रहा है। आबिद करीम सलेरी साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि मसनूआत की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का जवाब ये पे कि आलमी मार्केट में जो कीमतें हैं वो बढ़ी, किस हद तक ये जवाब दुरुस्त है? ये काफी हद तक ये जवाब दुरुस्त है क्योंकि पिछले 3 माह में ये डबल हो चुकी है और अभी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये शायद $100 पर बैरल तक टच करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो रेट है, आज का रेट $74 पर बैरल है। आज का रेट का मतलब ये होगा कि जो सौदे आज किए जा रहे हों या इस हफ्ते में किए जा रहे होंगे वो तकरीबन 2 हफ्ते बाद उनका इम्पैक्ट हमें मिलेगा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो 2 से 3 हफ्ते पाकिस्तान में आने में लेती है। तो जो अभी जो रेट बढ़ा है ये पिछले महीने में जो इजाफा हुआ था ये उसके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत जो एक सिग्नलिंग करती है आम आवाम तक कि हम आपकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें से मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट सोर्स होता है पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि वो हर आदमी से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं और उसका असर जाता है। जो ही सस्ती होती है आवाम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और उसके बाद फिर खाने पीने की अशिया और दीगर आ जाती हैं। तो ये सिग्नल तो कोई बहुत अच्छा बजट के फौरी बाद नहीं गया, चाहे हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं और होंगी भी डेफिनेटली, लेकिन इसके लिए आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है अपने चौथे फिस्कल ईयर के अंदर, जब आप ये साल ऐसे हैं जिसमें हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, आवाम को दोबारा से ट्रस्ट होना चाहिए हुकूमत पे, इलेक्शंस भी आने आगे 2 साल के बाद? अभी देखिए ना, मार्च के महीने में कीमतें नहीं बढ़ाई गई, अप्रैल के महीने में नहीं बढ़ी है, मई में नहीं बढ़ी। तो या तो उस वक्त थोड़ी जो है पास ऑन
करते रहते, चाहे 50 पैसे 75 पैसा, लेकिन अब क्योंकि पैसे खत्म हो चुके हैं तो वो 1 रुपया ही चार्ज होता है। तो या तो वो उसको साथ साथ पास ऑन किया जाता है। अगर साथ साथ पास ऑन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे इन कीमतों को बढ़ाना। और अभी भी हम खुशकिस्मत इस एंगल इस राहत में है कि पेट्रोलियम लेवी का इस साल का टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब वही अफसोसनाक अमर तो ये ना कि एक तरफ पैसे खत्म हो चुके हैं और दूसरी जानिब हम सबसे बड़े बड़े तरक्याती बजट दे रहे हैं अपने MNAs MPOs को खुश करने के लिए, चाहे वो पंजाब है या फिर वो विफाक है। ये बड़ा अलमिया है ना। खैर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, इस पे बात होती रहेगी और जब मधु करते हैं आप हमें वक्त देते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। अभी जी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अबू धाबी में कल मैदान सजा और इस मैदान में क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आपको हर टीम के आने में क्यों लाहौर कलंदर का मसला नहीं है? खैर परेशान ना हो। अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहली बार जीतने में कामयाब हो गई। और किससे जीते आपको मालूम है? सुपर लीग की पाकिस्तान सुपर लीग के 23वें मैच की हम बात कर रहे हैं, जहां पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 159 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स को दिया और पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। मुझे लगता है अरमला हसन कि सेकंड लेग के अंदर लाहौर कलंदर्स गलत लगता है, एक्सपोज होना शुरू हो गई है। पहले जो हमारा टर्म थी उसमें बहुत अच्छा खेल रही थी। उस्मान खान शिनवारी मैन ऑफ द मैच भी थे। कल उन्होंने 3 विकेट हासिल की। आगे मिर्जा साहब आप बताएं क्या हुआ ये मैंने जब पहले भी प्रिडिक्ट किया था, आप दोनों को याद करें कि जब भी कोई टीम ऊपर जाती है तो डिप जरूर आता है। अच्छी तरह से आपको याद होगा जोश जगाने में मैंने कहा था, सब लोग कह रहे थे। तो अब लाहौर कलंदर्स हदफ के ताकुब में जिस तरीके से उनकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, मोहम्मद हफीज रन नहीं कर रहे, कप्तान सोहेल अख्तर ने एक मैच में रन स्कोर किए, बेन डंग फॉर्म में नहीं नजर आ रहे, तो बड़ी मुश्किल हो रही है लाहौर कलंदर्स के लिए। अगरचे उनके चांसेस बड़े ब्राइट हैं, उनके 2 मैचेस बाकी हैं, अगर एक भी मैच जीत लेंगे तो दे विल क्वालिफाई फॉर द क्वालिफायर। लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स ने जिस अंदाज से शुरू किया था, इब्तिदाई 2 मैचेस जीते थे और फिर जिस तरह से वो 2 मैचेस हारे, वो यकीनन लम्हे फिक्रिया है लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आतिफ जावेद के लिए। अच्छा मेरे साहब, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम जैसे जो मसनूई तजियाकार है और आप जैसे जो सीनियर तजियाकार हैं, जो बात कर रहे थे कि जी लाहौर कलंदर्स ने बड़ी मेहनत की है, 5 साल के बाद बड़ी अच्छी टीम बनाई है। आतिफ राना साहब बड़े पॉजिटिव थे और कॉन्फिडेंट भी थे, हमारे स्टूडियोज में आए थे आकिब जावेद साहब और आतिफ राना साहब। तो ये सारी चीजें इसका मतलब है रेत का दीवार साबित हो रही हैं। जो अबू धाबी की गर्मी है और सहरा की हवा है वो बहा के लेके जा रही है सारे कॉन्फिडेंस को साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हार जीत तो होती है और T20 क्रिकेट में इमरान आप कुछ नहीं कह सकते। कराची किंग्स को टीम को देख लें कि कराची किंग्स किस तरीके से 3 मैचेस हारी है और वो तो डिफाई चैंपियन थी। जब पहला लेग हुआ था तो अनबीटन थी कराची किंग्स की टीम, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसे शिकस्त हुई है, मैं समझ रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए थे, कंप्लेसेंट हो गए थे, जिसकी वजह से वो हारे। उनकी टीम अच्छी है, मैंने पहले भी कहा कि उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, लेकिन इब्तिदाई 2 मैचेस के बाद उनके जो एस बॉलर है राशिद खान वो नहीं चले। लगता है टीमों ने उन पे काम कर लिया है या फिर राशिद खान की फॉर्म थोड़ी सी खराब हो गई है। और फिर उसके बाद उनके जो फास्ट बॉलर्स है, हालांकि उनका बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है, जेम्स फॉकनर, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अहमद अली दानियाल, लेकिन वो इंप्रेसिव उन्होंने फास्ट बॉलर्स ने तो फिर भी बेहतर कारकर्दगी पेश की, लेकिन बैट्समैनों ने लेट डाउन किया, विच इज अ बिग कंसर्न फॉर लाहौर कलंदर्स। ठीक हो गया मेरे सब। कराची किंग्स कल हमने देखा कि कुछ अजीब ही गेम थी, मतलब कुछ अजीब ही चल रहा था कराची किंग्स की गेम में। क्या हुआ ये? क्या हुआ ये क्या माजरा हो गया? ये तो आप भी हम भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है कराची किंग्स को। लेकिन कराची किंग्स के साथ स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम मौजूद है और उनके बॉलर्स की आप कारकर्दगी देख रहे हैं, जिस अंदाज से उनकी पिटाई हो रही है। क्या वसीम अकरम नहीं बता रहे? उनके साथ हर्षल गिब्स जैसा बैट्समैन जो दुनिया में टॉप का था, 436 रन मुझे अच्छी तरह से याद है 2006 में जब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोहानिसबर्ग में बनाए थे। क्या बैटिंग की थी हर्षल गिब्स ने? तो हर्षल गिब्स भी कोचिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे, बैट्समैन भी नाकाम हो रहे, बॉलर्स भी नाकाम हो रहे, फील्डिंग भी उस मयार की नहीं है। लगता है नजर लग गई, 5-6 बकरे ज़िबा करने पड़ेंगे कराची किंग्स को अगर दोबारा कामयाबी के सफर की तरफ गामजन और साहिल समंदर पे जाके करने पड़ेंगे। खैर आगे हम बढ़ते हुए, चूंकि आपने कराची किंग्स के बारे में तो बता दिया, अब हमें थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल के हवाले से बताइए। मेरे जैसे लोग फौरन कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिकेट व्यूअर्स कि अब कौन सी टीम किससे हारेगी, कौन किससे जीतेगा, तो आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल को थोड़ा सा अगर
आप हमें समझा पाएं क्या पोजीशन बन रही है, कौन सी टीम आपको आगे आती नजर आ रही है, टॉप 2 टीम्स के अलावा कौन सी टीम ज्यादा खतरे में? खतरे में तो बेचारी मासूम कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ही है, बिल्कुल आउट होने के। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफाई कर चुकी है क्वालिफायर्स के लिए, 2 मरतबा की चैंपियन है, 1 मरतबा फाइनल में पहुंची, और फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स के ज्यादा इम्कानात है कि वो दूसरी टीम होगी जो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उसके 2 मैच बाकी है। बाकी मुकाबला है कराची किंग्स, उसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से खेलते हैं। लेकिन लगता यही, और फिर जो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स, और लगता यही है कि लाहौर कलंदर्स, उसके अलावा मुल्तान सुल्तान, अब चौथा ज़ल्मी, और ज़ल्मी भी बड़ी टफ टीम है। ज़ल्मी जो है, मुझे लग रहा है कि ज़ल्मी 3 टीमों को मैं समझ रहा हूँ इमरान इस सिचुएशन में। इस्लामाबाद क्वालिफाई कर चुकी है, उसके अलावा लाहौर, अरमला खुश होंगी, लाहौर भी इन्होंने आज लाहौर कलंदर्स की किट पहनी हुई है, उसकी इज़हार यकजहती के लिए आप देखें ना, लाहौर कलंदर्स का कलर पहन के आई हैं आज। लेकिन फिर अगर खुदा न खास्ता 2 मैच हार गए तो फिर इजहार ताज़ियत हम लोग करेंगे इनसे। ये उस डिप से निकालने के लिए लाहौर कलंदर्स को इनकी हमदर्दियां। लेकिन चलें मिर्जा साहब, वो आज की लड़ाई को छोड़ें आप जरा, आप कल की लड़ाई की बात है। सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी, क्या हुआ ये? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी जब आए थे बड़े शरीफ थे और फास्ट बॉलर अग्रेसिव होते, उमूमन फास्ट बॉलर अग्रेसिव होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट की हवा, शोहरत का खुमार, और फिर उसके बाद मैं मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, शोहरत का खुमार, शोहरत का नशा, फिर दौलत की रेल पेल और मद्दाहों का जमघटा, तो ये आदमी के दिमाग थोड़े से खराब कर देता है। तो यही मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी, हालांकि इनके बड़े भाई रियाज अफरीदी जो निकले, उन्होंने बड़ा अपने छोटे भाई को समझाया होगा, लेकिन कहते हैं ना कहीं बहक जाता है। हालांकि सरफराज सीनियर है उनसे, थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में होता है। आप मोहम्मद आमिर की बात करें, मोहम्मद आमिर तो उनके घर 2 दफा गए, और जिस तरह उनकी पिटाई हो रही है, मेरे ख्याल में तो मोहम्मद आमिर की वापसी मुझे नामुमकिन नजर आती है। ठीक हो गया मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें जोड़ा, और जोश जगाते में तो आपसे फिर मुलाकात होगी। और अभी जो उन्होंने कहा कि शरीफ थे, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे लग रहा था कि बॉलीवुड की किसी मिस्टर ओबराय की कहानी, हीरोइन फिल्म का, कि दौलत की रेल पेल, शोहरत का खुमार, मतलब इतने। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एक वक्त था, और अभी भी बाकी ममालिक में होता है, और हमारे भी कुछ प्लेयर्स, पहले याद है इन्होंने शाहिद अफरीदी से माफी मांगी थी, यू रिमेंबर दैट क्लिप जिसमें वो हारिस रऊफ थे, जिन्होंने आउट कर दिया, लेकिन दैट वाज अ गुड जेस्चर। अभी जिस तरह का बिहेवियर शुरू हो चुका है, इफ्तिखार और आमिर के दरमियान लड़ाई हो गई, फिर सरफराज तो बहुत सीनियर है, हमारे कैप्टन रहे हैं, तो शाहीन शाह गर्मी लग रही थी, मतलब हाँ, फास्ट बॉलर्स की वैसे भी जो नॉर्मली खेलने की एज होती है, हर किसी की वसीम अकरम जितनी नहीं होती है, बेचारे जल्दी अनफिट हो जाते हैं। अल्लाह करे शाहीन खेलते रहे सभी बॉलर्स, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं जाना चाहिए। क्रिकेट है, इट्स अ गेम ऑफ जेंटलमैन। आप और आपकी टीम मेट्स हैं ये सारे, हौसला करें। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आज चूंकि 16 जून को जो 5वें गुरु हैं सिख मजहब के, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, एक अहम दिन है। हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी है, मजीद हम इस सेगमेंट में और हिना न्याजी से जानने की कोशिश करेंगे, जो आज गुरुद्वारा डेरा साहब में मौजूद हैं इस मौके की मुनासबत से, और सिख मजहब के हवाले से भी और गुरुद्वारा डेरा साहब के भी हवाले से हमें कुछ बता रही हैं, और उसका मुख्तलिफ मकामात भी हमें दिखा रही हैं। सो देखते हैं मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरा पाकिस्तान में मैं हिंदू, सिख, मुगल तर्ज तामीर के मुश्तरका शाहकार गुरुद्वारा डेरा साहिब में मौजूद हूँ। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि सिख हजरात की मजहबी रसूमात क्या हैं और वो किस तरह से अदा की जाती हैं। तो आइए चल के करते हैं इस गुरुद्वारे की सैर। सत श्री अकाल जी, वाशखासा, वाशपति जी। व्यूअर्स, इस वक्त हमें इस सेगमेंट में
रंजीत सिंह ग्रंथी साहब ने ज्वाइन किया और हम इनसे जानेंगे कि सिख हजरात की मजहबी रसूमात क्या होती हैं और वो किस तरह से अदा की जाती हैं। सबसे पहले ग्रंथी साहब ये बताइएगा कि सारी जगह को गुरुद्वारा डेरा साहब क्यों कहा जाता है? वाहिगुरू जी का खालसा फतेह जी। बहुत धन्यवाद है ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਂਪ ਪਾਓ ਏਵੇ ਡੇਰਾ ਮੀਨ ਕੈਂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, दीनी धार्मिक जगह है जी, जिते सिख धर्म की इबादत होती है। हाँ जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि दिन में कितनी दफा यहाँ पर इबादत होती है? सवेरे शाम ते इबादत होती है। सवेरे तड़के 3:30-4 बजे तो इबादत शुरू होती है। अच्छा। ते 7 बजे तक इबादत चलती रहती है जी। फिर शाम ਨੂੰ जो ही सूरज ढल जाता है फिर से इबादत होती है। वो फिर इबादत शुरू हो जाती है ਜਿਹੜੀ कि तकरीबन वो भी 7, 7:30, 8 बजे के लगभग तक होती रहती है, क्योंकि जिस तरह वक्त मौसम चेंज होता है उसी तरह ही जो वक्त भी चेंज किया जाता है। ग्रंथी साहब मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी कितनी आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात को अदा कर सकती है और इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि दुनिया में पता है, सारे में पता है कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, इस तरह का देश है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, हाँ जी, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ आज़ादी है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ 2 ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ अपनी इबादत करते हैं, सानू किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ग्रंथी साहब मुझे सिख मजहब की होली बुक के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि दिन में कितनी दफा उसको पढ़ा जाता है? सिख धर्म की जिहड़ी होली बुक है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, तुसी देखिया इनू तख्त ते विराजमान किया जाता है, तख्त ते बिठाया जाता है और बहुत खूबसूरत सा शैंडलियर लगाया हुआ है, बिल्कुल डेकोरेट की हुई है ये सारी जगह। बादशाहां दा इनू बादशाहां दा बादशाह है जी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ मतलब ये है कि मेरी जिंदगी तेरे अगे झुकी है, मैं तेरा हाँ जी, जिस तरह मैनू वरत सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के जरिए आके सवेरे शाम अपनी इबादत करते हैं। सुबह और शाम में आप ये किताब पढ़ते हुए इबादत करते हैं, ठीक हो गया। ग्रंथी साहब मुझे ये बताइएगा कि सिख मजहब के पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मुकद्दस मकामात हैं? पाकिस्तान की धरती विच देखो 4 सूबे ने ਤੇ ਚਾਰੇ ਸੂਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਕਾਮਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। हाँ जी, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਤੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ जी, ਸੰਪੂਰਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਗਈ, ਇੱਕ ऐसा सिख कम्युनिटी का दिल जीत लिया है, ऐसा गिफ्ट, ऐसा तोहफा देता है। हाँ कि जी, पाकिस्तान दी किहड़ी गल्लां ਅਸੀਂ करिए, क्या बात है। हर वक्त ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ पूरी दुनिया नालों ज्यादा प्यार है, क्योंकि हमारा जो अपना रिलीजन है वो प्यार और अमन का जो है वो मजहब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रंथी साहब मुझे ये बताइएगा कि गुरुद्वारे के बाहर जो एक परचम लगा हुआ है वो क्यों लगाया जाता है और उसमें जो तलवार का निशान है वो किस चीज के लिए सिंबॉलिक है, किस चीज को सिंबलाइज करता है? बहुत प्यारा तुसी क्वेश्चन किया। पूरी दुनिया ਨੂੰ एक पैगाम है
ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ मालिक परमात्मा एक है, वो सानू एक निशानी दे रहा है। तो कितने सालाना सिख यात्री यहाँ आते हैं मजहबी रसूमात के लिए? इतने सालाना 4 ਵੱਡੇ प्रोग्राम होंगे ने, जिन्होंने ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ भी कह सकते हैं, गुरपुरब भी कह सकते हैं। बड़ा इकट्ठ होता है 4 त्योहारों ते। पहला तो पूरी दुनिया जानती है कि श्री गुरु नानक साहब का जन्मदिन जो कि बड़े अच्छे सुचजे ढंग नाल मनाया जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यात्री आते हैं नवंबर ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 4 ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ मजहबी दिहाड़ियां नु बड़े अच्छे सुचजे ढंग नाल मनाया जाता है। ग्रंथी साहब, जहां आप अपनी होली बुक को रखते हैं वो मुकद्दस मकाम हमें भी दिखाएं। हाँ जी, ये नाल ही ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖਾਸਨ ਅਸਥਾਨ। ਸੁਖਾਸਨ ਅਸਥਾਨ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ। ਜੰਨਤ ਕੋ, ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿश्राम कराया जाता है। अच्छा, तो ये इस होली बुक को वहाँ पर विराजमान आप करते हैं रात को? नाजरीन, इस सेगमेंट का इख्तिताम मैं कायदे आज़म के उन अल्फाज पर करूंगी। आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और अपनी किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अब कुछ आलमी मंजरनामा बल्कि पाकिस्तान के आसपास की सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। तो अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो गैर मुल्की फ़ौजियों की वापसी के हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें जूं ये अमल तेज़ हो रहा है, सूरत हाल ऐसा लगता है मज़ीद कशीदा होती नज़र आ रही है। कई इलाकों में जो अफगान तालिबान हैं वो गवर्नमेंट पर हावी होते दिखाई देते हैं। उनके दावे सामने आते, हर कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद नया दावा सामने आता है कि नए इलाके पर कब्जा हो गया है। और नेटो की अगर ताम हम बात करें तो नेटो ने सवाल से अफगानिस्तान से जो अपना फौजी मिशन है उसके खात्मे का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, अमेरिका ने भी 9/11 से पहले अफगानिस्तान से निकलने की कोशिशें की जा रही है अमेरिका की जानिब से, और लग यूं रहा है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब होने जा रही है। इसके साथ साथ बात करें आलमी सतह पर नई सफबंदी, तो वो भी देखने में आ रही है। चीन और नेटो ममालिक के दरमियान नई सर्द जंग का भी आगाज होता दिखाई दे रहा है। G7 ममालिक ने तरक्की पजीर मुल्कों में चीन की सरमायाकारी का मुकाबला करने के लिए बिल बैक जो बेटर वर्ल्ड प्रोग्राम लॉन्च करने का भी ऐलान किया है, लेकिन चीन भी किसी से कम नहीं है। दुनिया के 7 तरीन मुल्कों को उन्होंने ललकारा है और 2 टोक अल्फाज में ये इंतबाह किया है कि वो दिन खत्म हो चुके हैं जब छोटे ममालिक के ग्रुप दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ नेटो चीन के बढ़ते हुए रसूख से भी परेशान है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग बिल्ड बैक बेटर, और वो इसे यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी का खतरा समझने लगे हैं। लेकिन मसला सिक्योरिटी से ज्यादा कहीं मुझे लगता है मईशत का है। इस पर अमेरिकी सदर और बरतानवी वजीर आजम ने भी बयान दिया है। ये सारी सूरत हाल
जो सामने आ रही है इस पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ऑफ एंड ऑन बात तो करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी वाज़ेह की है और मुतनब्बे किया था पाकिस्तान ने जो इस वक्त सिक्योरिटी लीडरशिप है अफगानिस्तान की, कि वो अपनी बयानबाजियों पर भी नज़र रखें और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर मामलात को कशीदा होने से बचाएं, गैर जिम्मेदाराना बयानात न दें। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे हम इस हवाले से पूछ भी लेते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या कह रही है, सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं चाहूँगा एक ही सवाल आपसे करूँगा कि इसको समराइज़ कीजिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है इस पर हम कहाँ खड़े हैं, इसको कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं और इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान क्या देख रहा है? देखिए, हम तो खड़े हैं अमन के साथ और इस्तेहकाम के साथ, और हमारी कोशिशें भी दुनिया उनका एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान मुखलिसाना कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो। हम समझते हैं अमन और इस्तेहकाम में अफगानिस्तान का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और पूरे खित्ते का फ़ायदा है। ये इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत नाजुक है और ये अगले चंद हफ्ते और महीने बहुत अहम हैं। मामलात सुधर भी सकते हैं, मामलात बिगड़ भी सकते हैं। इनखला शुरू हो गया है, अमेरिकन फोर्सेस, कोलिशन फोर्सेस का विड्रॉल शुरू हो चुका है। तकरीबन निस्फ उनकी तादाद वहाँ से इनखला कर चुकी है और चंद हफ्तों में मजीद भी चले जाएंगे। इन हालात में अफगान लीडरशिप पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो गुफ्तो शुनीद से मामलात को हल करें और इसका कोई सियासी हल तलाश करें। जंग से, कत्ल गारत से बहुत नुकसान हो चुका है, अफगानों का नुकसान हो चुका है और मजीद नुकसान उनकी अपनी बेटी में नहीं है। फिर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान किसी खाना जंगी का शिकार हो जाता है या 90 की दहाई की तरफ लौट जाता है, वो अफगानिस्तान की लिए अच्छा न होगा। अभी यहाँ एक अफगानिस्तान के कुछ दानिश्वरों का यहाँ एक वफद भी आया हुआ है, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, तबादला ख्याल भी हुआ है और बड़े अच्छे माहौल में जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र था वो मैंने उनके सामने रखा और जो उनके सवालात थे उनका जवाब भी दिया ताकि कोई अबहाम न रहे कि हमारी पॉलिसी क्या है। अच्छा शाह साहब, इसमें मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है, एक तो हमने अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का कामयाबी से खात्मा किया, लेकिन दूसरी जानिब आपको मालूम है कि अब भी सरहद पार से बसा औकात ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है, पाकिस्तानी फोर्सेस को अटैक किया जाता है और पाकिस्तान का कंसर्न भी यही रहा है और आने वाले वक्त में भी ये कंसर्न यकीनी तौर पे है, हमारा भी और हुकूमत का भी होगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो। तो ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है हमारे लिए। इस पर क्या बातचीत हुई है अफगानिस्तान की हुकूमत से आपकी या जो नुमाइंदगान है और इसका क्या मैकेनिज्म सामने आ रहा है हमारे लिए? बिल्कुल बात हुई है, बिल्कुल बात हुई है और हम दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है और बिल्कुल बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और उन्हें अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ या किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उसमें कोई गुंजाइश, कोई नरमी, कोई ना बरते। ये एक वाज़ेह स्टेटमेंट है, एक वाज़ेह हमारी पॉलिसी है और अगर हम दोनों अतराफ इसका एहतराम करते हैं तो उनके लिए भी और हमारे लिए आसानी पैदा होगी। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और इस अहम मौजू पे अपने ख्यालात का इज़हार किया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमसे बात कर रहे हैं। आज सच्ची इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जाकार हैं, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया कामरान कि आपने हमारे शो में हमें ज्वाइन किया। अभी हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात कर रहे थे और इस हवाले से भी और शाह साहब ने वैसे एक बड़ा एक सिचुएशन क्लियर भी की है कि पाकिस्तान की पॉलिसी वजह, लेकिन पाकिस्तान को इसका नुकसान होता रहा है। इसमें कुछ गलतियां हमारी भी रही हैं जो सोवियत वॉर के अंदर हमने की, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ अरसे में, खासतौर पर पिछले 20 साल के अंदर हमने जो एक एलआई की सूरत में हम सामने आए और अब एक बार फिर कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कुछ हलकों की जानिब से की जा रही है जैसे पाकिस्तान किसी एक मुल्क के लिए कुछ करने जा रहा है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए सो यकीनी तौर पे ठीक नहीं है। पाकिस्तान एक गैर जानिबदार, एक सॉवरेन स्टेट है, उसकी अपनी पॉलिसी है, उसकी अपनी एक डिफेंस पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है और उसके मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा इस अमल की तायीद की है कि खित्ते में अमन होना चाहिए और कोई भी ऐसा मुल्क, कोई भी ऐसा फैक्टर जो बदअमनी का बाइस बनता है, चाहे
वो सरहद के इस पार हो या उस पार हो, पाकिस्तान ने हमेशा उसके खिलाफ फाइट किया और बड़ा कामयाबी से फाइट किया है। और अब भी पाकिस्तान यही चाहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में अमन होना चाहिए, ये जमीन या हमारी जमीन भी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शाह साहब ने भी यही कहा। कामरान बहुत क्लियर चांद, बिल्कुल। कामरान हमारे साथ लाइन पे। कामरान, जिस तरह से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब भी बात कर रहे थे, आपको पहले तो खुशामदीद कहेंगे शो में। पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की सूरत हाल और जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है। अब किस तरह से पाकिस्तान जो अपने ये इस बैलेंस को मेंटेन करेगा इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बैलेंस मेंटेन करने की हम कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं है। जी कामरान, कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है, दोबारा लिंक करें जी जरा, हम दोबारा बात कर लेते हैं। मीनवाइल आपको इस सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं और पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान को लेकर जो अफगान सिक्योरिटी नुमाइंदगान हैं या अहदेदारान हैं वो न दें, वरना पाकिस्तान ओबियसली अपनी राय रखता है और पाकिस्तान अपनी लाइन लेने का हक भी महफूज रखता है। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी सिचुएशन इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से है। कामरान से हमारा राब्ता हो। कामरान प्लीज जारी रखिएगा, इफ यू कैन हियर अस। कामरान पाकिस्तान के लिए जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है क्या? मुझे आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बुनियादी जो सवाल है इस वक्त के पाकिस्तान, जाहिर है कि चीन के साथ उसके एक स्पेशल रिलेशनशिप है, क्योंकि मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया और पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में चीन का साथ दिया और हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं आता। पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है, पाकिस्तान की ये कोशिश भी है कि तमाम जो ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात और खास करके अमेरिका और यूरोप से अच्छे ताल्लुकात हों, और यही मेरे ख्याल में सिफारतकारी का फोकस भी होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इसके अंदर बैलेंस मेंटेन कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस ये भी हो रही हैं कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि अमेरिका पाकिस्तान पर डिफरेंट तरीकों से दबाव भी डाल रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को चीन से डिस्टेंस करे। और पाकिस्तान जाहिर है कि अपनी खारजा पॉलिसी में चीन को एक अहम मुल्क तस्वुर करता है और ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जैसे आपने नेटो समिट का जिक्र किया और G7 समिट का जिक्र किया, उसमें बड़ा वाजे है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो चीन का, या उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, या उनकी ग्लोबल आउटरीच हो चीन की, उसकी अमेरिका मुखालफत करता है। और उन्होंने वाजे तौर पर कहा है कि वो BRI के काउंटर एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा, पाकिस्तान को क्या फैसले करना होंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान की अभी भी ख्वाहिश है कि हम एक एज अ ब्रिज तो काम करें अमेरिका और चीन के दरमियान, लेकिन किसी एक के कैंप में शामिल ना हो। क्या हम इवेंचुअली ये कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कामरान, क्या ये आपने उसी पे बात खत्म की जो मेरा सवाल था कि क्या हम ये कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान मुआशी तौर पे तो, बल्कि आप बता दीजिए आपका क्या तज़िया, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये स्टैंड, क्योंकि अमेरिका से एक तो हमारा एक बहुत बड़ा मुआशी इंटरेस्ट वाबस्ता है, फिर उसके अलावा भी आपको पता है कि अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और पाकिस्तान शायद इसीलिए अंडर इन्फ्लुएंस रहता रहा है मुख्तलिफ औकात के अंदर। क्या अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम अपना फैसला इस तरीके से लें कि कोई हमें डिक्टेट ना कर पाए, जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि हमारी अपनी पॉलिसी? देखिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने जो कदमों पे खड़ा होना होगा। जब आप किसी पे रिलायंस नहीं करते तो फिर जाहिर है कि आप किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। अमेरिका के केस में एक चेंज जरूर आया है। आज से चंद साल पहले आपको पता है कि कोलिशन सपोर्ट फंड में सिक्योरिटी असिस्टेंस या सिविलियन असिस्टेंस की मद में अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता रहा है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा लेवरेज था। लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने तमाम सिक्योरिटी असिस्टेंस, कोलिशन सपोर्ट फंड और इस तरह की इमदाद पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। वो पाकिस्तान के लिए जरूर मुश्किल टाइम था, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी थी कि अब अमेरिका के पास वो कोई जो फाइनेंशियल टूल है, जो लेवरेज जो इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं, अभी तक वो नहीं है। ऑन द अदर हैंड, वो जो टूल आप जिसे बेशक कह लें, वो जो अब लेवरेज है वो चीन के पास है। चीन CPEC के तनाजुर में पाकिस्तान में इतनी सरमायाकारी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कदरे आसान है। और CPEC पाकिस्तान को डायरेक्टली भी काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट चीन ने मुख्तलिफ मामलात में दी है, हमें मालूम है। बिल्कुल आपने ये बहुत ज़बरदस्त बात की है और ये बड़ा एक स्पॉट ऑन तजिया है, इस पर हम बात करते रहेंगे। कामरान, वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस इंपॉर्टेंट इशू पर अपना तजिया हमारे साथ शेयर किया। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, देन कामरान यूसुफ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। साहब, मौजूद पर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम सब ने किया है। हम सब अच्छा, ने ये किया क्यों कहते हैं हाजिर हो चुके हैं? मतलब ये क्या कोई हाजिर मुगलियत है, और at your चल रहा है? आ service, चुके हैं, at your service। दिया है at your service। चलें आप फिर इसी खुशी में कोई हाँ खिला जी, दें, कुछ मैं खिला नहीं दें। कुछ बता रही। आज वकार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। वैसे हम बात करते हैं जब एजुकेशन सिस्टम की और एक अच्छे तालीमी निज़ाम की, तो सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो ना सिर्फ तालिब इल्म को एक एजुकेटेड करता है बल्कि माहौल से भी मुताबिकत पैदा करने के काबिल बनाता है। तालिब इल्म की किरदार साजी हो, उसके साथ उसकी नजरियाती या फिक्री या तहजीबी तरबियत हो, ये सब एजुकेशन करती है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइल का तज्जिया करके अपना सही राय कायम कर सके। एजुकेशन सिस्टम का मकसद यही होता है। और ऐसा कुछ पाकिस्तान के निज़ाम तालीम हाँ, में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रट्टा होता है, यहाँ पे मार होती है, वो फिर हम ऐसे से करके और यहाँ याद पे कर हम रहे अपने होते हैं। हाथों के निशान जो अब भी अपनी निशानियां लेके घूम रहे हैं अपने उस्तादों की तरफ से मारे हुए डंडों की होती है। खैर, आज हम रट्टे के हवाले से बात कर रहे हैं। वकार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादा लंबी तमहीद हम बांधेंगे नहीं। वकार भी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो हम सब ये हम मुतासरीन हैं या हमें फायदा हुआ है इस कल्चर का, जिसके जरिए हम सारे, जिससे हम निकल के आए, जिस भट्टी से निकल के आए हम? ये कुछ आपको शौक देने वाले मैं बता रही हूँ। भट्टी की वजह से हम कोई बड़े आदमी नहीं बन सकते। बड़े आदमी खैर, इसके पहले आप ये बताइए कि ये जो 5 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आपने इसको याद करना है और फिर मैं आपको 1 2 3 4 5 ये बताइए क्या है? 011965662 आगे भूल गई हूँ। आपको भी नहीं है ना ये? मुझे इतना भी नहीं याद लेकिन ये हम सेगमेंट के आखिर में आपको याद करवा के जाऊंगा। अच्छा, अब ये है कि सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा बेसिकली, मैं स्टूडेंट्स को या बच्चों के हवाले से नहीं कहता कि उनकी कोई गलती है, तो आपके पूरे निज़ाम तालीम में गलती है। हम किसी भी सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, स्टेटिस्टिक्स को, किसी को भी उठा, मतलब स्टेटिस्टिक्स को ले लें। आपने मालूम है कि उसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं और वो बच्चे जो हैं वो फार्मूले रट रहे हैं, रट्टी जा रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो स्केल के ऊपर छोटा छोटा लिखा हुआ है नकल मारने के लिए, छोटी छोटी पर्चियां बनाई हुई हैं। अब क्या करें, 200-300 फार्मूला एग्जैक्टली। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अब मैं आपसे ये सवाल कि आप स्टूडेंट हैं और मैं आपको स्टैंडर्ड एविएशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एविएशन से मेरा मकसद ये होना चाहिए कि आपको वो फार्मूला रटा होना चाहिए, या मेरा मकसद ये होना चाहिए कि आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एविएशन कहाँ मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट है और दूसरा ये है कि अच्छा, मेरी बला से आप लिख के ले आए स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला, बल्कि मुझे आपको देना चाहिए लेके कि ये सवाल है, इसके अंदर स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको मैं साथ दे रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। और मेरा मकसद ये होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 2 क्लासेस हैं, एक क्लास है उसमें नंबर जो बच्चों ने लिए हैं वो 5 बच्चे हैं, एक क्लास में 5 बच्चे एक क्लास में हैं, एक क्लास में बच्चों ने नंबर लिए 30, 40, 50, 60, 70, दूसरी क्लास में लिए हैं 48, 49, 50, 51, 52। और मैं अगर आपको एवरेज दे दूं दोनों की, तो आपको पता है 50 एवरेज है, 50 एवरेज है, लेकिन ये 50 एवरेज डिपिक्ट नहीं कर रही एक्चुअली सूरत हाल, क्योंकि एक क्लास में बहुत ही नलायक बच्चा भी है 30 वाला, दूसरा 70 वाला भी है, और एक मीडियाकर वाली क्लास है जो कि 48, 49, 50। सो स्टैंडर्ड एविएशन में आपको साथ दे दूंगा तो आपको पता चलेगा कि डाटा स्प्रेड पीछे से कितना है। मैं चाहे आपको एक्चुअल डाटा ना भी दूं, आपकी प्रैक्टिकल दे दिया मैंने आपको कि इसको सॉल्व कैसे अब प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए ये खेल बन गया, आपके लिए एक्सपोर्ट्स बड़ा मजा से आप हर जगह स्टैंडर्ड एविएशन निकालते फिर रहे हैं, अभी आपके लिए गेम है। अच्छा, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जितने भी फार्मूलाज अगर कोई बच्चा साथ ले जाता है तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जो आप उसको, आपको तो पर्पज आपको देखना चाहिए कंसेप्ट क्या है, उसमें फिर बच्चा रट्टे की तरफ ऑफकोर्स जाएगा। अच्छा, ये एक और चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो ऑफकोर्स जो तरीक़ा तालीम है उसमें भी बहुत सारी खामियाँ हैं, टीचर्स के अंदर भी। हमें मालूम है कि 3 टीचर हैं इस वक्त दुनिया में जो बड़े, कि मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं सलमान खान को ले लेते हैं, हम डॉक्टर नजीब को ले लेते हैं, हम एक और कौन से हैं वेंडी रेगिस को ले लेते हैं जो कि बायोलॉजिस्ट हैं। तीनों को आप गौर से देखें तो एक चीज़ आपको बड़ी नुमाया नजर आएगी कि वो कोई भी लेक्चर आधे घंटे का 1 घंटे का वो डिज़ाइन करते होंगे कि 5 या 6 जो अहम तरीन चीज़ें हैं जो उसमें समझती हैं कि ये बहुत ही अहम है, वो बार बार रिपीट करते हैं, जो कि लेक्चर के दौरान आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि क्यों रिपीट किए जा रहे हैं, लेकिन ये उनका टीचिंग मेथड है, उसकी वजह से जो भी उनका स्टूडेंट है वो कभी जिंदगी में वो चीज़ भूलता नहीं। सो आपके पास 2 तरह। मगर भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जाना इस वक्त फरूख हबीब साहब वज़ीर इत्तलात
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सूबा सिंध में इस्तेमाल शुदा सरिंजों के दोबारा इस्तेमाल की वजह से फैलने वाले HIV इन्फेक्शंस की कीमत बच्चों को अदा करनी पड़ी है। 2 साल कब सिंध में ये स्कैंडल बेनकाब हुआ था और ज़राए वजारत सेहत सिंध के मुताबिक 2 बरसों में मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद अफराद में HIV तशखीस किया गया था। रट्टो डेरों में इसी तनाजुर में HIV के जाँच और इलाज के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज कायम किया गया था। ठीक है, और इस मरकज़ के हवाले से आपको बताएं कि इस मरकज़ से HIV के मरीजों को ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं, तहम मुतासरा ख़ानदानों को इजाफी अखराजात खुद बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मुतासरा अफराद का कहना है कि बच्चों को मुसलसल बुखार, पेट और गुर्दों में दर्द होता है और ये अलामात हैं, और ये भी कहा जाता है कि इजाफी टेस्ट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ। रत्तो डेरों से चंद किलोमीटर के फासले पर सुबहानी शार गाँव है, वहाँ पर तकरीबन 30 ऐसे बच्चे हैं जो HIV का शिकार हैं। इस सारे अमल की वजह यह है कि सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादातर बड़े इलाकों में कायम है, देहात में नहीं है, और जो देहात में रहने वाले ख़ानदान हैं वो निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। इस वक्त इसी हवाले से हमने बात करनी है और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब है जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं PMC के। उनसे ज़रा इस मसले का पूछते हैं कि एक तो ये जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें हैं इनको रोकना कैसे पॉसिबल हो सकता है, दैन ये जो लोगों की रसाई है कैसे मुमकिन हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मसला आपके इल्म में है कि छोटी जगहों से बड़ी जगहों तक एक तो रसाई मुश्किल है, फिर उसके बाद लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों की अफोर्डेबिलिटी वो नहीं है, एंड देन ये मसाइल जहाँ बुनियादी तौर पे जन्म लेते हैं HIV के, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इस सारे मामले पे क्या राय है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो थोड़ा तस्सीह कर दूं कि मेरा ताल्लुक PMC से नहीं है, PMA से है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, माज़रत जी। दूसरी बात ये कि देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है और मैं समझता हूँ कि HIV एक बहुत सीरियस बीमारी है और इसका जो फैलाव है इसका बहुत तेजी से ये फैल सकता है अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया। और रत्तो डेरों में और एंटीयर सिंध के इलाके में ये चीज़ें जो रिकॉर्ड पे आई हैं 2019 में, वो बहुत ही तशवीशनाक बात है। और इसकी जो वजह की जहां तक बात है वो ये है कि देखिए, जब तक हमारे मुल्क में प्रॉपर तरीके से हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी उस वक्त तक इस तरह की चीजें सारी चलती रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो तालीम और सेहत है ये दोनों जो है हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से हम आज इस तरह के इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट तकरीबन 6.5 लाख अताई डॉक्टर्स हैं जो कि मासूम जानों से खेल रहे हैं, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है और उनकी कोई सिस्टम नहीं है उनका कि उनको रोका जाए कि जी ये किस तरह से। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इसके फैलाव का जरिया बन सकती हैं, HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B और C का, इसके बेतहाशा इसमें इजाफा हो रहा है। सेकेंडली, जो हमारे यहाँ जो ये बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर जो है बहुत सारी जगहों पे खुला हुआ है, उसको रेगुलेट करने का या उसको जो है वो एक रजिस्ट्रेशन का उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का कोई सिस्टम है नहीं, और अगर है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सारे आपने देखे होंगे, जो मैं अताई और क्वैक की बात कर रहा हूँ, उसमें आप देखें तो जगह जगह पे डेंटिस्ट बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो उसके जरिए भी ये चीजें फैलती हैं। गरीब लोग हैं, जाते हैं सस्ते में अपना दांत निकलवा लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं खरीद लेते हैं जी, वो एक जगह से दूसरी लोगों में एक ही सामान इस्तेमाल हो रहा है। और फिर कुछ हमारे यहाँ एनटीआर सिंध में ये देखा गया है कि उमूमन तो डॉक्टर्स नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी के तहत मेरा ख्याल है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स ऐसा करते होंगे। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये करते तो इसमें फिर हुकूमत की ओबियसली आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और 18th अमेंडमेंट के बाद जो सेहत है वो सूबाई मामला है, यानी कि सूबों ने अपने तौर पे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। तो हम अगर आपसे ये कहें कि बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट आप गाइडलाइन दे दें कि कैसे हम इसको कम से कम करें, क्योंकि मसला तो ये बहुत बड़ा है, तो क्या किया जा सकता है इसके लिए, क्या मैकेनिज्म हो सकता है? देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। लोगों को ये बताना होगा कि जी ये HIV एड्स ये क्या बीमारी है, या हेपेटाइटिस B C क्या बीमारी है। अभी हम HIV की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार लोगों को अवेयर करें। लोगों को पता नहीं है कि
ये हम इस तरह के काम कर रहे हैं तो हमें ये बीमारी लग सकती है। मिसाल के तौर पे जब हम अपने शेव बनाने के लिए अगर जाते हैं किसी बार्बर शॉप में, किसी सैलून में या कहीं, या अक्सर हमने देखा है कि बाजारों में भी एक कुर्सी रख के बंदा बैठ जाता है और लोगों के बाल काट रहा होता है, तो लोगों को हम अवेयर करें कि जी उसको खाली ये कह दें कि जी आप ये रेजर जो ब्लेड है इसको चेंज कर दें, ठीक है, तो इससे थोड़ी सी सेफ्टी हो जाएगी। इसी तरह से हम बहुत सारी बातें, ब्यूटी पार्लर में जो लड़कियां जाती हैं, जो औरतें जाती हैं, वो बताएं कि भाई आप ये चीजें स्टरलाइज हैं कि नहीं है या डिस्पोजेबल यूज कर, यानी कि लोगों को अवेयर करने की जरूरत है इस हवाले से, जरूरत है। और हुकूमत को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे और इन तमाम चीजों को रेगुलेट करें और क्वैकरी का खात्मा करें। जहां जहां पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, जहां प्रॉब्लम है, और बहुत सारी क्वैकरी से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि लोगों को अवेयर किया जाए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना किरदार। डॉक्टर साहब, आपसे जरूर हमारी कोशिश की नशिस्त और भी हो और इस पे इन डिटेल्स हम मजीद भी बात करें। फिल वक्त कम है, लेकिन आपने मुख्तसर वक्त के अंदर बड़े बेहतरीन तरीके से, और ये जो रतो डेरों में सेंटर मौजूद है हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, जहाँ पे लोगों को रहनुमाई भी मिल रही है और कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ भी उनकी पूरी हो रही हैं। लेकिन हुकूमत डेफिनेटली सभी सूबों की हुकूमतों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ये बहुत ही अहम मसला है। अच्छा जी, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन क्योंकि हम आपकी और हमारी मुलाकात शाम को भी होती है तो हमें, अच्छा, ये जो एक बात इससे पहले हम जाने से पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भी अपने तौर पे हम बच सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, आप हमामों के ऊपर जाते हैं शेव बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, तो मेक श्योर कि जो ब्लेड है वो आपके सामने तब्दील हो। अक्सर पता क्या होता है, आप उन्हें कहते हैं ना कि ब्लेड तब्दील किया, तो वो कहते हैं जी मैंने कर लिया, लेकिन वो करते नहीं है। और जो लोग हजाम हजरात हैं या जो लोग ये करने वाले हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप 2-4 रुपए के ब्लेड को बचाने के लिए किसी की पूरी जिंदगी आप दाव पे लगा रहे हैं, तो प्लीज आप भी, चूंकि टीवी वगैरह ऑन है आपका, आप देख रहे हैं हमें, तो आपसे भी हमारी गुजारिश है कि एहतियात कीजिए, क्योंकि एक इंसान का बचाया जाना, पूरी इंसानियत का बचाया जाना, ये हदीस मुबारक। बिल्कुल जी, अब अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी शाम को, और फिर कल सुबह आज शाम को फिर आना है जी, जाहिर है काम है, आने जोश जगाएंगे शाम को, चलते हैं, जोश जगाएंगे। अल्लाह हाफिज।